नमस्ते। आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर संदीप पांडे। आज हम लोग एक बात, थोड़ा गंभीर विषय इसलिए है कि उसका कोई बहुत साफ सुथरा, मतलब वो एरिया ये नहीं कि ब्लैक और वाइट हो, थोड़ा ग्रे एरिया है। और चूंकि डॉक्टर संदीप पांडे ह्यूमन राइट्स के पक्षधर हैं, ये दुनिया में कहीं पे भी फांसी नहीं होनी चाहिए, दुनिया का एक नागरिकता होनी चाहिए, इस तरह की बात करते हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल सही व्यक्ति है जिनसे ये बात हम पूछ सकें। यासीन मलिक को अभी 2-4 दिन पहले आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो एक साथ, और ये हुआ कि साथ साथ चलेंगे, दिए गए। और हिंदुस्तान में उसका इंटरप्रिटेशन ये माना जाता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप जेल में रहेंगे। उसके अलावा उनके ऊपर कुछ वो भी लगाया गया है, जुर्माना भी लगाया गया है, जो मुझे नहीं समझ में आता है कि अगर किसी को जीवन भर जेल में रहना है तो जुर्माना क्यों भरेगा। मतलब ये कुछ अजीब सा है, लेकिन ठीक है भाई, कानून तो कानून होता है। लेकिन जब वो जीवन भर जेल में है तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया गया है। ये बात जो हम लोगों की आज चर्चा जो करेंगे वो इसलिए ज़रूरी है कि उसी से 2-3 दिन पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पेरारी वालन जी जो थे, जिन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड में जिनको पहले मृत्युदंड मिला था, फिर बाद में वो कम्यूट करके उसको चेंज किया गया आजीवन कारावास में, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी हुई पावर से उनको छोड़ दिया। और उसके छोड़ने के बहुत से रीजंस हैं उन्होंने दिए कि ये है जो भी है, लेकिन ये कोई शक के आधार पे नहीं, वो उन्होंने राजीव गांधी के हत्या में वो भी एक शामिल थे, वहाँ पे 14 लोगों की और हत्या हुई, ये सारा कुछ जानते हुए भी उनको छोड़ा गया है। यासीन मलिक के केस में ऐसा कहा गया है कि ही प्लीडेड गिल्टी, उन्होंने कहा, और उन्होंने अपने 93-94, 93-94 से पहले जब उनका मिलिटेंट जीवन था, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने गांधीयन वो अपनाया और मैं कहीं पे भी मैंने कोई इस तरह का अहिंसा। अब वहाँ ये हुआ कि आपने रिग्रेट नहीं किया पुराना। मैं डॉक्टर साहब इस पर यही समझना चाहूँगा कि कहीं कहीं बहुत आसान नहीं है प्रश्न, लेकिन आपको लगता है कि दोहरे मापदंड हैं दोनों केसेस में? भाई मुझे तो लग रहा है, मतलब पेरारी वलन को जब सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा तो पूरे अखबार उनकी खबरों से भरे थे, और कुल मिला के ऐसा लग रहा था कि लोगों का समर्थन है, और ठीक भी है। भाई जब गांधी परिवार खुद ये मानता है कि उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, उनको माफ़ कर दिया जाना चाहिए, तो उनको माफ़ कर देना ही ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि उसके तुरंत बाद जब यासीन मलिक को सज़ा होती है तो उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये बड़ी अजीब बात है कि यासीन मलिक एक कश्मीरी नेता है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर हैं। ये बात सही है कि वो पाकिस्तान गए, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया, वो एक अलगाववादी रहे, उन्होंने हमेशा ये भूमिका ली कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। लेकिन एक ख़ास बात यहाँ बता दें कि वो भारत से भी आज़ादी चाहते थे और पाकिस्तान से भी आज़ादी चाहते थे। ऐसा वो उन लोगों में नहीं थे जो पाकिस्तान के पक्षधर थे, तो वो कश्मीर की आवाज़ थे। ज़्यादातर कश्मीरियों से अगर आप पूछेंगे तो वो आज़ादी की ही बात करते हैं, और उस भावना को वो प्रकट करते थे। लेकिन शुरू से अलगाववादी नहीं थे या मिलिटेंट नहीं थे। उन्होंने एक इलेक्शन में पोलिंग एजेंट की भी भूमिका निभाई है 1987 में, 87। और जिस आदमी के पोलिंग एजेंट थे वो बाद में सैयद सलाहुद्दीन नाम से उसने एक आतंकवादी संगठन बनाया। इसका मतलब पहले उनकी आस्था भारत की लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें थी, भाई तभी तो पोलिंग एजेंट बने ना। लेकिन जब उस चुनाव में उन्होंने देखा कि भारत सरकार धांधली करके कुछ लोगों को जितवा रही है और कुछ लोगों को हरवा रही है, तो उनका विश्वास चुनावी प्रणाली से उठ गया और उसके बाद वो एक अलगाववादी नेता बन गए। लेकिन 94 तक आते आते वो जेल में रहे, गांधी की किताब पढ़ने को मिली और उन्हें लगा कि गांधी के लड़ने का तरीका ज़्यादा कारगर हो सकता है और वो गांधीवादी बन गए। हाँ, ये बात स्पष्ट कर दें कि कश्मीर की आज़ादी के विचार को उन्होंने नहीं छोड़ा। कश्मीर की आज़ादी के लिए उन्होंने कहा कि मैं गांधीवादी तरीके से अब संघर्ष करूंगा
और उन्होंने एक पदयात्रा भी निकाली है सफ़र-ए-आज़ादी के नाम से, जिसमें 70,000 हस्ताक्षर इकट्ठा किए इस बात के लिए कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच में जो वार्ता हो रही थी कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए, तो वो ये कह रहे थे कि भाई कश्मीर के लोगों को भी आप इस प्रक्रिया में शामिल कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारी समस्या का हल निकाल रहे हैं तो हमसे तो पूछ लीजिए आप। और कई भारत के प्रधानमंत्रियों ने, जिसमें नरसिम्हा राव साहब हैं, वीपी सिंह हैं, मनमोहन सिंह हैं और देवगौड़ा हैं, इंद्र कुमार गुजराल हैं, ये सारे लोग यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उनसे मुलाकातें हुई। उनको मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान भेजा था इस बात के लिए कि वहाँ के जो आतंकवादी संगठन हैं उनको समझाया जाए कश्मीर का हल निकालने के लिए। एक ऐसा माना जाता है कि एक समय मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो भारत और पाकिस्तान बहुत नज़दीक आ गए थे कश्मीर की समस्या का हल निकालने के लिए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी तरह की बातें कर रहे थे जो आम तौर पे हम सामाजिक कार्यकर्ता करते हैं, जो भारत पाकिस्तान के बीच शांति और दोस्ती की बात करते हैं या कश्मीर की समस्या का हल कश्मीर के लोगों की राय के हिसाब से करते हैं। मुझे याद है मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम एक बॉर्डरलेस कश्मीर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो कश्मीर दो भागों में विभाजित है, उसके बीच जो बॉर्डर बना हुआ है जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसको ख़त्म करने की बात थी। और कुछ इस तरह की व्यवस्था होने वाली थी कि भारत और पाकिस्तान मिलजुल के कश्मीर के साथ वहाँ की व्यवस्था को चलाएंगे। वो तो खैर हल निकला नहीं किसी वजह से, लेकिन यासीन मलिक की भूमिका लगातार समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया में रही है। और इसीलिए जब वो गांधीवादी बन गए उसके बाद भारत सरकार ने उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे, जो गंभीर मामले हैं, इंडियन एयरफोर्स के लोगों की हत्या का मामला है, जो गृह मंत्री थे वीपी सिंह की सरकार में उनकी लड़की के अपहरण का मामला है, वो मामला भी उनके खिलाफ है। लेकिन उनके खिलाफ ये मुकदमे नहीं चलाए गए। एक तरीके से माना गया कि यासीन मलिक की एक भूमिका है कश्मीर की समस्या का हल निकालने में। और हमारा ये कहना है कि इस समय तत्काल भारत सरकार नागालैंड का जो संगठन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसके नेता महासचिव मुइवा थुइंगालेंग मुइवा, जो अपने आप को नागालैंड की समानांतर सरकार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड, कुछ उसका नाम है, उसके प्रधानमंत्री हैं। इनका मुख्यालय है दीमापुर से 35-40 किलोमीटर बाहर कैंप हेब्रॉन में, जहां बाकायदा अलग अलग मंत्रालय हैं उनकी सरकार के। और मज़ेदार बात यह है कि भारत सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है। 1997 से भारत सरकार के साथ NSCN का युद्ध विराम का समझौता है। और आपको बता दें कि यासीन मलिक का भी एक युद्ध विराम 1994 में हुआ, जब वो अपने आप को उन्होंने गांधीवादी बताया। तो युद्ध विराम दोनों जगह हुआ, लेकिन एक जगह आप वार्ता कर रहे हैं उस संगठन के साथ। नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है 3 अगस्त 2015 को, जिसमें एक साझा संप्रभुता की बात है कि लोगों की ये चाहत है, इसलिए जो संप्रभुता है वो साझा होनी चाहिए। और दो इकाइयों के बीच में, यानी कि भारत सरकार और जो नागालैंड का संगठन है, इसके बीच एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का रिश्ता कायम हो, ऐसा एक समझौता किया गया है। अब NSCN के ऊपर भी वो सारे आरोप लगाए जा सकते हैं जो यासीन मलिक के ऊपर लगाए गए हैं, यानी कि विदेशी फंडिंग उनको मिली है। ये सबको मालूम है कि नागालैंड के संगठन को चीन से न सिर्फ फंडिंग मिली है बल्कि ट्रेनिंग मिली है, हथियार मिले हैं। युद्ध विराम के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और वहाँ पे हिंसक घटनाएं हुई हैं। बल्कि आपको ये बता दें कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सशस्त्र बल सुरक्षा अधिनियम, पहली बार नागालैंड में लगाया गया है 1956 में, और कश्मीर में तो बहुत बाद में लगाया गया है। तो नागालैंड और कश्मीर दोनों को भारत सरकार डिस्टर्ब्ड एरियाज मानती रही है। दोनों जगह आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाए गए हैं। लेकिन एक जगह आप संगठन से बात कर रहे हैं,
संगठन कह रहा है हमें अलग झंडा और अलग संविधान चाहिए, आप उनसे कह रहे हैं कि आप अपने झंडे को सांस्कृतिक झंडा मान लीजिए। संगठन कह रहा है कि नहीं, ये हमारा राजनीतिक झंडा है। और दूसरी तरफ आपने कश्मीर में 370 और 35A अनुच्छेद ख़त्म करके वहाँ का संविधान और झंडा ख़त्म कर दिया है। उस संविधान को ख़त्म किया है जिसकी अनुच्छेद 3 में लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उस संविधान से आपको क्या दिक्कत हो सकती थी? और आज आपको नागालैंड में अलग संविधान पे बात करनी पड़ रही है, जिसको नागा भाषा में ये जाबो वो कहते हैं, और अलग झंडे के लिए बात करनी पड़ रही है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? यासीन मलिक कश्मीर के थुइंगालेंग मोइवा क्यों नहीं हो सकते हैं? उनके साथ बात करके या उनके जैसे लोगों के साथ बात करके जो कश्मीर का नेतृत्व है, चाहे वो मुख्य धारा की राजनीति का हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या यासीन मलिक जैसे नेता हो जो मुख्य धारा की राजनीति में नहीं है लेकिन जिनका जनाधार किसी से कम नहीं है, किसी नेता से, वो वहाँ के जन नेता हैं, आप उनके साथ बात करके आप वहाँ की समस्या का हल क्यों नहीं निकालते? क्योंकि अगर आप नागालैंड की तरह वहाँ के स्थानीय संगठन से नहीं बात करेंगे तो आप हल निकालेंगे कैसे? और ये हम सब लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में सरकार एक तरफा निर्णय ले रही है, कोई बात नहीं कर रही है। जिस दिन कश्मीर पे फैसला हुआ, कश्मीर के सबसे वरिष्ठ सांसद फारूक अब्दुल्ला को संसद में आने नहीं दिया गया, उनको घर में नज़रबंद कर लिया गया। तो ये जो दोहरा मापदंड है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि यासीन मलिक ने अपने गुनाह को कबूल किया है। आप बताइए कितने लोग हैं जो कोर्ट में अपने गुनाह को कबूल करते हैं? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई, जिसकी तस्वीरें हैं कि अडवाणी साहब, उमा भारती वहाँ खड़ी हैं, मुरली मनोहर जोशी, मिठाई बांटी जा रही है, उनकी पीठ पे चढ़ के खुशी मना रहे हैं भाई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, और उनको बरी कर दिया गया। हाँ। तो लोग अपना गुनाह कबूल नहीं करते हैं न्यायालय में। इस आदमी ने अपना गुनाह कबूल किया है, यानी कि वो गांधी के सत्य के मूल्य को मानता है। तो कम से कम आप उसका इतना तो आप लिहाज कीजिए। और यासीन मलिक को जो उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है, तो आपको याद दिला दें कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को जब जेल में डाला गया तो इसलिए डाला गया था क्योंकि वो उनको एक आतंकवादी नेता माना जाता था। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो मिलिटेंट विंग थी उसकी स्थापना की थी, उनकी बाकायदा ट्यूनीशिया में आर्म्स ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला का विचार बदला, वो एक शांतिवादी हो गए। और जब वो जेल से निकले और जब दक्षिण अफ्रीका की पहली गैर अश्वेत सरकार बनी, रंग भेद की नीति ख़त्म हुई और एक मिलीजुली सरकार बनी जिसमें गोरे, काले, भारतीय मूल के सभी लोग शामिल हुए, तो नेल्सन मंडेला उस सरकार के प्रमुख थे। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया। और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का काम ये था कि जो श्वेत व्यक्ति अपना गुनाह कबूल कर ले उस आयोग के सामने, जिसकी अध्यक्षता डेसमंड टूटू साहब कर रहे थे, जिनका हाल में निधन हुआ है, तो उनको माफ़ किए जाने का प्रावधान था। नेल्सन मंडेला ने ये निर्णय लिया कि जो भी गोरा व्यक्ति ये मान लेगा कि उसने किसी काले के साथ अत्याचार किया है, हम उसको माफ़ कर देंगे। तो इतना बड़ा दिल दिखाया नेल्सन मंडेला ने, और यही वजह है कि वहाँ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रंग भेद नीति ख़त्म हुई और एक मिलीजुली सरकार बनी, और उनके प्रयास को सारी दुनिया में सराहा गया। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा हृदय भारत की सरकार और यहाँ की न्यायालयों को भी दिखाना चाहिए। और यासीन मलिक ने अपने गुनाह को कबूल किया है। मैं चलते डॉक्टर साहब एक छोटा प्रश्न है, बहुत संक्षेप में क्योंकि समय वाला है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो 87 का मैं दर्शकों को बता दूं, 87 में ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंटेड हैं। जहाँ पे थे, जिस कैंडिडेट का ये कर रहे थे वो जीत रहा था कैंडिडेट, और रात में इन लोगों को घर भेजा गया और फिर उसको दूसरे को डिक्लेयर कर दिया गया। खैर, मैं उस रिगिंग से ज़्यादा मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है जो पॉलिटिकल चीज़ है कि ये जो पिरारी वेलन जी हैं, ये मूल रूप से तमिल हैं, तमिल वोट ज़्यादा हैं, तमिल राजनीति पे इसका असर पड़ेगा। क्योंकि जब वो देखिए, वो हम उनको कुछ भी कहें, ठीक है, वो मानवता के आधार पे आपको लगता है उनको छोड़ देना चाहिए सब, लेकिन वो हत्यारे हैं, प्रूवन हत्यारे हैं, और केवल राजीव गांधी के नहीं, 14 लोगों की और हत्या की है उन्होंने।
उनका जिस तरह से हीरोशिप वेलकम हुआ है, भाई स्टालिन तक जाके उनको वो बधाई दिए हैं और उनसे मिले हैं, ये सब किए हैं। तो आपको क्या नहीं लगता है कि चूंकि कश्मीर में यासीन मलिक एक दूसरे मजहब से आते हैं तो उनको वो एडवांटेज नहीं है? अगर आज वो कहीं मान लीजिए तमिल में हो, तमिलनाडु के तमिलियन होते तो उनको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, या नागालैंड में होती, या नागालैंड में। लेकिन वही चीज़ वो चूंकि वहाँ पे हैं और जैसा देश का एक माहौल बना हुआ है उसमें उनको थोड़ा इस तरह की जो लीनियंसी कह लीजिए या जो जी। वो या जो न्याय का जो उदार पक्ष होता है उससे उनको नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक दोहरा मापदंड है। नागालैंड में बातचीत हो रही है, पेरारी वलन को माफ़ किया जा रहा है, उसकी सज़ा को माफ़ किया जा रहा है, और दूसरी तरफ यासीन मलिक, ठीक है उनका दोष बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है अगर उसके बजाय एक दूसरा नज़रिया लिया जाता जो पेरारी वलन के साथ लिया गया है या जो मुइवा के साथ या मुइवा के संगठन के साथ लिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए भी ठीक रहता और भारत के लिए भी ठीक रहता, क्योंकि कुछ वहाँ की समस्या का हल निकालने की दिशा में काम होता जी। नहीं तो भारत सरकार का जो वर्तमान रवैया है जम्मू कश्मीर में, जहाँ की वो फ़ौज के बल पे अपनी हुकूमत चलाना चाहती है और इन्होंने कहा था कि हम आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, लेकिन कश्मीरी पंडितों को भी वो नहीं बचा पा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ की समस्या का हल निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जब तक आप वहाँ के स्थानीय लोगों को आप शामिल नहीं करेंगे समस्या का हल निकालने में, ठीक है आप कश्मीरी पंडितों को भी शामिल कीजिए, लेकिन जब तक आप स्थानीय लोगों को आप शामिल नहीं करेंगे समस्या का हल निकालने में, वहाँ की समस्या का हल निकलेगा नहीं। और यासीन मलिक की एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें हो सकती थी जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, या यूँ कहें कि जानबूझ के उनको दंडित किया जा रहा है बजाय इसके कि उनके साथ कोई प्रक्रिया चलाई जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं क्योंकि मुझे हरदम ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इन्हीं यासीन मलिक जी के साथ, इसी एनडीए के जो कन्वेनर, पहले कन्वेनर जॉर्ज फर्नांडिस थे, जब पहली बार कश्मीर इन लोग गए तो वो धीरे से करके घंटों इन लोगों के साथ बात किया था उन्होंने। तो मुद्दा यह है कि आप कश्मीर को आप कितना जल्दी सुलझाना चाहते हैं या नहीं सुलझाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।